राम राम था ब्रो। शान का हाल चाल सब आनंद मंगल बिल्कुल। अब देखो सुबह को छोड़ो, परीक्षा आएगी, 4 घंटा घड़ा आराम फुल पढ़ो, सुबह शाम जतरो बार बार रिपीट करो। शॉर्ट में चीजें आपने प्रोवाइड करे हैं जरिया है, एक आध बार सुन लो, लिख लो, इंपॉर्टेंट चीजें छोटा 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 पॉइंट बनाओ। देखो जैसे मैं चित्र बना रहा, छोटी छोटी चीजें लिख रही हूँ ना, तो आपका दिमाग में वो छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए कि कौन से आपने पाचन में एंजाइम्स पढ़े, तो वहां आप लिख दोगे। पाचन के एलिमेंट्री केनाल के आपको नाम याद होंगे ना सारे, कि भाई यहाँ जगह ये फिट है, यहाँ जगह ये फिट है, तो आपको उसको शब्दों में बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो आज और बहुत ही शानदार चीज पढ़ रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र। देखो आपने क्या पाचन के माध्यम से, आपने क्या किया, आपने कहा कि ब्लड के माध्यम से प्रत्येक सेल तक आपने ग्लूकोज पहुंचा दिया। साहब किसके माध्यम से पहुंचाया? ब्लड के माध्यम से। फिर साहब उन्हें जड़ा खाना, ऑक्सीजन जाखंदे ईंधन का रूप में है ना, और ना ऑक्सीजन जलाने में सहायक, जिससे आप एक दहन भी है ना, श्वसन एक प्रकार का क्या है, दहन भी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलती है दोस्त, तो उसको दहन ही बोलते हैं। ठीक, अब वहां पर क्या हो रहा है कि ये सब किसके माध्यम से पहुंच रहे हैं दोस्त? ब्लड के माध्यम से, यानी रक्त के माध्यम से ये पहुंच रहे हैं। अब आपने पढ़ा ही नहीं भी रक्त तो क्या होता है, थोड़ा बहुत मैंने पहले आपको बताया था कि जो भाई रक्त होता है ना, ये क्या होता है रक्त। रक्त के बारे में फिर से अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं दोस्त। जो रक्त होता है इसमें क्या होता है, एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 55% होता है। इस 55% में 55% के अंदर 92% तो इसमें क्या होता है दोस्त, जल होता है। यानी ये प्लाज्मा कैसा भाग हो गया ब्लड का? द्रव वाला भाग हो गया। कैसा भाग हो गया? द्रव वाला भाग। और इसका जो ठोस वाला भाग है उसको आपने कार्पसल्स कहा, कणिका कहा ना, या सेल कहते हैं। कई कई जगह इसको सेल भी कहा जाता है ना, ठोस भाग सॉलिड, या इनमें से सेल होते हैं, कणिका वाला भाग। अब इनमें 2-3 प्रकार की कणिकाएं दोस्त, आरबीसी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिका, और एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रुधिर कणिका, और एक होता है प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। अब इसमें 92% जल है। अब इसमें क्या होता है, जो अकार्बनिक पदार्थ है, और क्या होता है इसमें दोस्त, अकार्बनिक पदार्थ, ये लगभग 1% के आसपास होते हैं। अब इस अकार्बनिक पदार्थों में कई लवण होंगे, इनमें क्या क्या होंगे, लवण होंगे, और कुछ आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और लगभग इसमें 8% क्या होते हैं दोस्त, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कई प्रकार की प्रोटीन होती है दोस्त इसके अंदर, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन वगैरह होता है, ठीक है। इस प्रकार की इसमें कई हार्मोन वगैरह ऐसी चीजें इसमें होती है। एटम सटम इतनी तुम्हारी काम की नहीं है, इतना समझ लो कि इसमें ये चीजें होती है। अब यहाँ पर इस कणिका, ये कणिका कितने परसेंट हो गए दोस्त? 45%। इस 45% की आरबीसी लगभग होती है 99%। बाकी ये सब टुच्चू मुच्चू है ना। देखो ये जब चीजें आवश्यकता होती है तब इनकी संख्याएं बढ़ती है, बाकी ये कम होती है। अच्छा, इनमें क्या होती है, अगर आप 100 ml ब्लड ले, 100 ml ब्लड, उसमें अगर मेल की बात करें दोस्त, मेल MAL है ना, पूरा ही लिख दूं, फिर समय जो गंगे हो एम का ही लिख दो, तो 55 लाख कितनी होती है? 55 लाख 100 ml ब्लड के अंदर कौन होती है दोस्त? आरबीसी होती है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल बेचारी लुगाया सब कम में काम चला हुआ है, 45 लाख क्या है, 45 लाख 100 ml ब्लड के अंदर कितनी होती है? हाँ, अब इस आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर 25% भाई 99% तो हो गया। अब इस आरबीसी का 25% इसमें क्या होता है? एचबी, हीमोग्लोबिन। इसमें हिम और ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है जो हिम है, उसमें क्या कौन सा तत्व होता है? लोह तत्व यानी आयरन होता है दोस्त। इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो भी पूछ ले आपके रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अच्छा, जब भी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त, है ना। अब बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये 25% इसके अंदर होता है। अब यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दोस्त। डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्त, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट रंग की होती है ना, और ये क्या करती है? लगभग 6 से 10 हजार तक, लगभग 6 से 10 हजार तक होती है। अलग अलग प्रकार की होती है, मोनोसाइट होती है ना, यूसिनो है ना, इसके एसिडोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है ना, मोनोसाइट है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की होती है। आपकी इतनी काम की नहीं है, इतना आप समझ सकते हो। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आती है दोस्त। रोग प्रति, जो आपकी लसिकाएं होती है ना, लसिकाएं, लिम्फोसाइट, उन लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है दोस्त, कि आपने यहाँ गर्दन के आसपास कहीं आपको छोटी छोटी गांठें दिखाई देगी, आपकी बगलों के अंदर भी आपको छोटी छोटी कहीं गांठें दिखाई देगी। वो गांठें क्या करती हैं? गले के आसपास,
ये आपकी जो गांठें होती है ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। जब भी आपके कोई जीवाणुओं का संक्रमण होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। कभी आप देखा होगा कि आपके जुकाम होता है तो गला आप में थोड़ा सा सूजन आ जाती है। वो सूजन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी नसिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जो उस जुकाम को खत्म करने में आपकी मदद करती है ना। तो अब आप समझो, तो ये हो गए WBC। और एक होता है प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। देखो यही समझ लो, आपके आगे टॉपिक भी आ रहा है। बिम्बाणु जो हो रहा है ये क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने में कभी कभी आपके यहाँ पे कट लग जाता है दोस्त, है ना, कभी खून निकलते, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक आप देखते हो कि क्या होता है कि खून जमना बंद हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बिन वगैरह इस प्रकार की फाइब्रिनोजन। देखो दो प्रकार की चीजें होती है इसमें, थ्रोम्बिन है ना, और फाइब्रिन। अच्छा, ये इस रूप में नहीं होती दोस्त, ये भी सोए हुए रहते हैं ना, ये भी नालायिक पड़े रहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन रूप में होती दोस्त, प्रोथ्रोम्बिन, और ये फाइब्रिनोजन रूप में होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्त, कैल्शियम और कैल्शियम आयन और विटामिन के, किसकी, विटामिन के की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विटामिन के और कैल्शियम आते घूमते घूमते जब आपके कट लग जाता है और इन दोनों नालायकों के लात पड़ती है, इस साले उठो, तो ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हो जाता है दोस्त, थ्रोम्बिन में, और फाइब्रिनोजन किसमें चेंज हो जाता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, फाइब्रिन यानी धागे। तो ये दोनों प्रकार की जो चीजें होती है ये क्या करती है कि जाल नुमा संरचना बनाती है दोस्त। इस प्रकार की जाल नुमा संरचना, बहुत बारीक बारीक जाल बनाते हैं। जब ये जाल, अब ये जो आरबीसी के कण थोड़े मोटे होते हैं, ये आरबीसी के कण जब इन जालों में आते हैं तो यहाँ अटक जाते हैं। भाई मेन ब्लड तो यही, बाकी तो सब कुच्चू मुच्चू है, मेन चीजें आरबीसी है। जब इन जाल में आके ये क्या होती है, ये कण यहाँ पर अटक जाते हैं और यहाँ पर ब्लड का क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। ये होता है आपका ब्लड का थक्का जमना। ये आपके एग्जाम, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। अगली बात समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन हार्ट की तरफ चलते हैं दोस्त, कि हार्ट में क्या क्या चीजें हैं। हाँ तो टाबरो, अब अपन पढ़ेंगे हार्ट यानी हृदय के बारे में। हृदय, हृदय आता है तो छरा का दिल धड़क्या आ रहा, धड़कानों को ना नालायकों एग्जाम मारिया पढ़वा में ध्यान देड़ो। कशान को हुए हार्ट हेल्थ साहब, किसान बनावा साहब, मन तो बनावो भी ना देखा है, अश्यान को है, अशान को वाट, अब नालायको अशान को नो है ना। कोई बनाओ साहब, ओ साहब, ओ दिल बना दिया साहब, ओ लो दिल है, अशान बनाओ दिल, और तीर को निशान और बढ़ा दियो जाना है ना, एक आडी टाबर, एक आडी टाबरी का नाम लिख दे। अरे भाई यो चित्र हार्ट को गलत है, यो मूत्राशय को चित्र होवे, कहाँ को चित्र होवे, जटा था को पेशाब भरे, वो मूत्राशय को चित्र होवे। यो हार्ट को चित्र कौन है, हार्ट का चित्र कैसा होता है, ये बंद मुट्ठी के समान चित्र होता है। किसके समान होता है आप लिखोगे कैसे कि ये मांसल संरचना जो कि बंद मुट्ठी के समान इसकी आकृति होती है। इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, देखो छोटी छोटी चीजें, इसकी आप डिटेल कैसे लिखोगे, इसकी डिटेल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आप सोचो कि भाई हार्ट में क्या। सबसे पहली बात तो कैसी संरचना बताई सर ने कि बंद मुट्ठी के आकार की एक मांसल संरचना, बिल्कुल साहब। अब इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो इस प्रकार से अपने जंतुओं को कैटेगराइज करते हैं ना, कि पृष्ठवंशी है ना, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कोर्डेटा, और जिसमें नहीं पाई जाती उसको नॉन कोर्डेटा। जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना दोस्त, कोर्डेटा, उसको भी कितने भागों में बांटा गया, देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, PARAM, परम से याद कर लेना या पराम से याद कर लेना। पी मतलब होता पिसीज, क्या होता है दोस्त, पीसीज है, पिसीज में सारी आती मछलियां, क्या आती दोस्त, मछलियां। ए मतलब होता एम्फीबिया, एम्फीबिया, हाँ एम्फीबिया का मतलब होता उभयचर, यानी जैसे मेंढक जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। आर मतलब क्या होता है दोस्त, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली हो गई, है ना, जो मतलब उरग भी बोलते हैं उनको, यानी उर यानी उनकी छाती, गए यानी गमन, जो अपनी छाती से गमन करते हैं ना। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स यानी जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, है ना, और आपकी छिपकली वगैरह हो गया, गोयरा वगैरह हो गया, मोनिटर लिजार्ड वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। ए मतलब होता है दोस्त एविज, एविज का मतलब होता है पक्षी, क्या होता है दोस्त, पक्षी। और एम मतलब होता है मेमल्स, क्या होता है दोस्त, मेमल्स, मेमल्स यानी आप लोग स्तनधारी, यानी मनुष्य, और इसके अंदर व्हेल मछली आती है। अब यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो सुनो, कि मार साहब यहाँ बता रखी क्रिया, बिल्कुल बता रहे हैं। हृदय की बात करें आपके इसके अंदर है, हृदय में क्या होता है, देखो पिसीज यानी मछली वर्ग में क्या होता है कि दो कोष्ठ होते हैं दोस्त, क्या होते हैं, दो कोष्ठ। अभी समझ लो कोष्ठ, केवल मैं बस समझा रहा हूँ। और देखो ए, और यहाँ पर एम्फीबिया में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्त, 3 कोष्ठ होते हैं साहब, 3 कोष्ठ। हाँ साहब, रेप्टाइल्स में कितने कोष्ठ होते हैं, रेप्टाइल्स में कई किताबों में 3 बताए रखते हैं और कई किताबों में 3.5 भी बताते हैं,
है ना। 3.5 का मतलब होता है कि फिर उसमें कहीं ना कहीं छेद होगा ना, तो अपन बात कर लेंगे, अभी समझा देंगे कोष्ठ का मतलब क्या है। और ये जो एवीज है, मेमल्स है, इसमें हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। तो आपका मनुष्य का हृदय पूछ लिया जाए तो कितने कोष्ठों से बना हुआ है? 4 कोष्ठ। अब इसमें कोष्ठ का मतलब क्या दोस्त? एक तो का दोस्त इसमें आलिंद, याद कर लेना आलिंद, और एक क्या होगा? निलय। क्या होगा दोस्त? निलय। हाँ, अब देखो 2 कोष्ठ है तो एक आलिंद और एक निलय हो जाएगा पिसीज में। 3 कोष्ठ है तो 2 आलिंद, ऊपर की चीज सबसे पहले आएगी, देखो 2 आलिंद और एक निलय हो जाएगा। इसमें कई किताबों में तो बोलता है 2 आलिंद और एक निलय होता है, लेकिन अब जैसे कई बोलते हैं साढ़े तीन होते हैं। 3.5 का मतलब क्या होता है दोस्त? जैसे मान लो यहाँ 4 भागों में इस प्रकार से बांटते हैं, 1 2 और 3, है ना। 2 आलिंद, ये 3 कोष्ठ वालों में क्या होगा? ये आलिंद, है ना, और ये नीचे वाला निलय हो गया। 3.5 कोष्ठ में क्या होगा दोस्त? यहाँ पर दीवार तो होती है, लेकिन दीवार में बीच में छेद होता है, यानी इधर का रुधिर इधर, इधर का रुधिर इसमें जा सकता है। तो वही कई लोग इसको 3 ही कोष्ठ मानते हैं। और अपने मनुष्य में कितना कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। तो आप याद रखेंगे हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ, 2 आलिंद और 2 निलय। आ गई बात समझ में? इसको एक बार ले लेना स्क्रीनशॉट, वीडियो वापस पीछे करके। सूख जा रहा है बोर्ड, बच्चों के आ रहे हैं बोर्ड, तू भी सूख जा। चलो आगे देखते हैं। हृदय, हार्ट। हार्ट में क्या लिखोगे? पहले मांसल संरचना होती है, मुट्ठी के आकार का होता है, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। अब देखो समझो, अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया इसे समझा देता हूं कि क्या होता है कि हृदय की जो आपने कहा था कि भाई ग्लूकोज हृदय से पहुंचा रहे हैं, अरे पहुंचा कैसे रहे, है ना, इसको भी मिटा दे रहा हूं ताकि अपने को अच्छी जगह मिल जाए दोस्त। यहां मैं बना रहा हूं, देखो फेफड़े, सारी चीजें एक ही डायग्राम से समझ में आ जाएगी। देखो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी जाके देखना, बहुत उसमें एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है ना, सारी चीजें उसमें एक तरफ ही आ गई। अब ये हो गए आपके फेफड़े, क्या हो गए दोस्त? फेफड़े, लंग्स, LUNGS। थोड़ी घनी अंग्रेजी तो सीख ही गया हो, है ना भाई, सीख गए थोड़ी घनी का ना। लंग्स यानी आपके क्या होता है? फेफड़े। और यहाँ मैं बना रहा हूँ हृदय, क्या बना रहा हूँ दोस्त? हृदय, हार्ट। आपका हृदय, साहब अशान को चौकोर होगा हृदय, अजी साहब लो चौकोर। चौकोर में ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ दोस्त, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको। ये लो साहब, ये हो गया आपका हार्ट, ये साहब हार्ट हो गया। 4 कोष्ठों में बांटना, यानी 4 कमरे बनाने इसके अंदर। ये लो 4 कमरे बना दिए, ठीक है, बात समझ में आ गई? 4 कमरे बना दिए साहब। अब देखो मेरा इधर राइट हैंड है ना, तो ये राइट की तरफ मैं लिख रहा हूँ इसको इस तरफ, आप ना समझ लेंगे ये साहब इधर राइट कैसे लिख दिया। तो दाया आलिंद, दाया है ना, दाया भाग, ये दाया आलिंद, ऊपर आलिंद हो गए, नीचे नीले हो गए, पहले ए आता है ना आलिंद, हाँ, तो ये दाया आलिंद, और ये हो गया बाया आलिंद, बाया आलिंद, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा? दाया निलय, दाया निलय, और ये बाया निलय। देखो एक ट्रिक है दोस्त, है ना, आलिंद, ऐसे आलिंद और ऐसे आना, इसमें रुधिर आएगा ही आएगा, इससे निकलेगा नहीं, है ना, हृदय से बाहर नहीं निकलेगा ना, अंदर अंदर तो जाएगा, लेकिन आलिंद में रुधिर बाहर से आएगा, इसे बाहर से अगर रुधिर कहीं से कहीं भी आ रहा है वो आलिंद में आएगा, चाहे दाएं में हो चाहे बाएं में। और निलय, अगर हृदय से रुधिर बाहर कहीं निकला तो नी से निलय, नी से निकलेगा। आगे बात समझ में, हृदय से कहीं से भी रुधिर निकलो बाहर तो वो निलय से निकलेगा और आएगा आलिंद में। और नीचे अपन बना लेते हैं वो जो श्वसन क्रिया हुई थी ना दोस्त, ये आपकी बॉडी, ये आपकी लास्ट में क्या हो गया? शरीर हो गया, बॉडी पार्ट हो गया। यहाँ क्या क्रिया हुई थी दोस्त? ये जो ग्लूकोज था इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, और CO2 और जल और ऊर्जा का निर्माण यहां हुआ था। अब ये जो CO2 है इसको आपको भेजनी है दोस्त, 2 मिनट वीडियो रोक रहा हूं। हाँ दोस्त देखो, अब आपने नीचे यहाँ क्या कर दिया? CO2, है ना। अब यहाँ क्या होगा? देखो आपको पहले बताया मैंने, एक तो नली होगी धमनी, कौन सी होगी दोस्त? धमनी। इसमें क्या होगा? रक्त के साथ में क्या जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ के जाएगी, जिससे आप क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त, है ना, ऑक्सीकृत रक्त। और एक होगी शिरा, या लिख देता हूं मैं ऑक्सीकृत रक्त, है ना, ये ऑक्सीकृत रक्त बोलेंगे इसको। और एक होगी शिरा होगी दोस्त, बताएंगे ये शिरा और धमनी लास्ट में भी, इतना समझ लो। हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का मतलब ये रक्त है दोस्त, है ना, और ये रक्त, है ना, रक्त में होती है हीमोग्लोबिन। अब इसके साथ यदि CO2 जुड़ी तो किस में जाएगी? शिरा में जाएगी, यानी ये अनॉक्सीकृत रुधिर है, अनॉक्सीकृत रुधिर या रक्त, ठीक है। अब देखो यहां CO2 जो जाएगी किस में जाएगी? CO2 रक्त के साथ। अब यहां से CO2, अब सबसे पहली बात, रक्त आ रहा है किस में आएगा? आलिंद में आएगा। अब इधर से जा रहा है, देखो रक्त आया,
देखो दो नलियां होती है, अपन यहाँ साधारण भाषा में समझने के लिए एक नली बना रहा हूं यहाँ पर, है ना। अब ये कौन सा रक्त हुआ दोस्त? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त हुआ? अशुद्ध रक्त। इसमें क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के साथ में क्या है? CO2 है। देखो यहाँ दो नलियां हैं। देखो शरीर का एक तो अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट, हार्ट से ऊपर का पार्ट, है ना। और सबसे पहली बात तो ये क्या है? सिरा है। कौन सी? सिरा। अभी नाम बताएंगे, सिरा है ना, वेन इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो अग्र महाशिरा, इसे क्या बोलेंगे? ऊपर से जो अशुद्ध रक्त लाएगी उसे कहेंगे अग्र महाशिरा, ऊपर के भागों से। और नीचे वाले जो अंग है हृदय से, वहां से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है वो क्या बोलेगा? पश्च महाशिरा। ठीक है, तो ये हो अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, है ना। ऊपर के भागों से, ऊपर के भागों से रक्त, ऊपर के भागों से रक्त, ठीक। और एक कौन सी हो गई? पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, यानी शरीर के निचले भागों से रक्त, निचले भागों से रक्त ये लेके आ रही। कौन सा रक्त लेके आ रही है? अशुद्ध रक्त, यानी अनऑक्सीकृत रक्त। मैंने उधर ही लिख दिया ना, बार बार नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पर रक्त का रंग लाल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस दाएं आलिंद में ये रक्त भर गया। अब दाएं आलिंद में रक्त भर गया, जैसे इस कोष्ठ में रक्त आ गया, तो अब ये क्या होगा दोस्त? पिचकेगा। पिचकने से रक्त कहाँ चला जाएगा? दाएं नीले में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? दाएं नीले में चला जाएगा। अब मैंने क्या कहा? अभी रक्त अगर हृदय से निकलेगा तो किससे निकलेगा? नीले से। देखो नीले से रक्त निकल रहा है यहाँ से, ये लो साहब मैंने रक्त निकाल दिया, ठीक है। यहाँ ये से बीच में आ गया, इधर नीचे लिख देता हूं भागों से, चलो छोटा बना दे, भागों से, है ना। इसको इधर काउंट कर लेना। फिर ये नली यहाँ से क्या होगा? कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी दोस्त। अच्छा ये रक्त कौन सा जा रहा है दोस्त? अभी भी मैं यहाँ लिख देता हूँ Hb+CO2। अभी CO2 को पहुंचा रहे इधर दोस्त, ठीक है। अब ये फेफड़ों में चला गया, लंग्स में चला गया। अब यहाँ ये क्या करेगा? ले तेरी कार्बन डाइऑक्साइड और मुझे तो दे बढ़िया वाली ऑक्सीजन। तो यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है एल्वियोलाई में, ना। फिर वो एल्वियोलाई ऊपर से ब्रोंक्योस, ब्रोंक्योल में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, उल्टा रिवर्स, है ना, रिवर्स चल रहा हूं मैं। फिर वो लेरिंग्स, लेरिंग्स से अपने नाक से होते हुए बाहर ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है। फिर यहाँ से क्या होगा दोस्त? यहाँ से अब यहाँ Hb, अब जो रक्त आएगा दोस्त वो Hb में क्या जुड़ी होगी? ऑक्सीजन जुड़ी होगी। फिर से मैं क्या कर रहा हूं? अब हृदय में जो रक्त आ रहा है, हृदय में जो रक्त आ रहा है दोस्त, अब ये रक्त कौन सा आ रहा है? शुद्ध रक्त आ रहा है। और आएगा किसमें? आलिंद में। यहां से दोस्त रक्त आ गया, कहा यहां से दोस्त रक्त आ गया, ठीक है। अब ये वापस बाएं आलिंद में रक्त आ गया दोस्त। अब बायां आलिंद पिचकेगा और ये कहां चला जाएगा? रक्त बाएं नीले में चला जाएगा। अब मैंने फिर कहा कि यदि हृदय से रक्त निकल रहा है तो किससे निकलेगा? नीले से। तो यहां से एक नली के द्वारा रक्त वापस कहां चला जाता है? आपकी बॉडी में चला जाता है। अब देखो ये कौन सा रक्त है? Hb+O2 लिख दिया। ये भी कौन सा रक्त है दोस्त? Hb+O2, Hb+O2, है ना। लाल पेन से बना सकते हो इधर। तो ये रक्त कैसा हो गया दोस्त? लाल रंग हो गया। ये कौन से रंग का हो गया दोस्त? लाल रंग का। अब यहाँ दो चीजें समझने की। आपने एक तो लिख दिया यहाँ अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से ये रक्त आ गया। अग्र यानी ऊपर के भागों से, शरीर के ऊपर के भागों से रक्त, और पश्च महाशिरा, है ना, इसको एवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, एंटीरियर वेना केवा। और ये पीवीसी है, पोस्टीरियर वेना केवा, पीवीसी, ठीक है। मास्टर ने थोड़ी इतनी अंग्रेजी आवा, ध्यान रख लीजिए। हाँ अच्छा आगे देखो, आगे क्या होता है? दो नलियां। अब आपने कहा साहब कि ये जो धमनी होती है इसमें तो क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त, यानी ये धमनी होगी क्या? और इसमें तो CO2, ये सिरा होगी क्या? नहीं दोस्तों, फुफ्फस में से जुड़ी हुई जो नली होती है, फुफ्फस यानी अपने जो फेफड़े होते हैं लंग्स में, है ना, तो पल्मोनरी भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लंग्स को, है ना, तो वो उससे अभी बताएंगे। अब जो फेफड़ों से जुड़ी हुई नली होती है दोस्त, थोड़ी उल्टी हो जाती है। कैसे उल्टी हो जाती है? कि धमनी का मतलब क्या है? शुद्ध रक्त, है ना, जिसमें ऑक्सीजन बह रही है। लेकिन ये क्या होती है? ये तो अशुद्ध रक्त है। अब ये तो सिरा होनी चाहिए, लेकिन किससे जुड़ी हुई है? फेफड़ों से जुड़ी हुई दोस्त, इसलिए इसको बोलेंगे फुफ्फसीय, फुफ्फसीय, फुफ्फसीय क्या हो जाएगी? धमनी। उल्टा काम और वो कहीं जब काम कर दिया यार। हाँ बिल्कुल साहब, हाँ यहाँ धमनी का मतलब तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ फुफ्फसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है। अब ये जो नली होगी, हाँ साहब, या फिर फुफ्फसीय सिरा हो जाए में शुद्ध रक्त, हाँ ये हो गई फुफ्फसीय सिरा, फुफ्फसीय सिरा। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आ गई बात समझ में? ये पल्मोनरी आर्टरी है
और ये पल्मोनरी वेन है। आ गई बात समझ में? अब साहब या भी एक चीज या भी बता दो, देखो बायां जो निलय होता है ना, इसे हार्ट एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, यानी हार्ट का ये सबसे, देखो ये किस प्रकार से होता है, ये है ना, ये थोड़ा सा तिकुना भाग है ना, तो ये एपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं इसको ना, ये सिरा, और यहां से पूरे शरीर में रक्त जा रहा है। तो इस दाएं निलय से बड़ा कौन होगा? बायां निलय। और आलिंदों में बड़ा कौन होगा दोस्त? हमेशा दायां आलिंद बड़ा होगा, लेकिन निलय में बायां निलय बड़ा होगा, क्योंकि यहां से पूरे शरीर में रक्त भेजा जा रहा है, और इसका नाम है महाधमनी। कौन सी? महाधमनी। अब देखो महा शब्द कहां से आ रहे हैं? शरीर से अशुद्ध रक्त लेके आने वाली महाशिरा और शरीर को रक्त पहुंचाने वाली महाधमनी। आ गई बात समझ में? डोर्सल एरोटा बोलते हैं दोस्त इसको इंग्लिश के अंदर, डोर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं इसको? डोर्सल एरोटा। सीएसए भी होती है, लेकिन इतनी जानकारी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? अब देखो यहाँ हृदय में इस प्रकार के, यहाँ क्या है? वाल्व है दोस्त, है ना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, हेवर्सियन, है ना, यूस्टेचियन, है ना, इस प्रकार के कई सेमिलुनर 5 प्रकार के वाल्व होते हैं इसके अंदर। वो इतनी जानकारी आवश्यकता नहीं। ये इस प्रकार की वाल्व, इस प्रकार के इनके बीच में खांचे होते हैं, वाल्व होते हैं, जिसके कारण इधर का रक्त इधर, इधर का रक्त इधर नहीं जाता, ये मिक्स नहीं होता है। लेकिन आपने देखा कि जो रेप्टाइल्स है, जो रेंगने वाले, जैसे चिपकली, जैसे मैंने 3 कोष्ठ बोला, अब 3 कोष्ठ तो ऐसे ही बनेंगे दोस्त, ये देखो, है ना, ये ऊपर आलिंद और नीचे नीले। तो ये जो ये अब इसमें भी इधर कौन सा रक्त आएगा? ये इधर अशुद्ध रक्त वाला और ये शुद्ध रक्त वाला, तो नीचे तो दोनों ही मिल गए, है ना, लेकिन उनके चल जाता। देखो अपना यहाँ 2 चीजें समझने की है। ये देखो इस तरफ पूरा का पूरा जो भाग है वो कौन सा रक्त है? अनोक्सीकृत रक्त। कौन सा? अनोक्सीकृत रक्त। और इधर का जो भाग है वो कौन सा है दोस्त? ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है। अब यहां, हाँ, अब यहां देखो ऑक्सीकृत रक्त, अनोक्सीकृत रक्त। अब देखो हृदय में एक बार तो अशुद्ध रक्त आया साहब, फिर से निकल गया, फिर शुद्ध रक्त वापस आया और निकला, यानी हृदय में रक्त कितनी बार घूम रहा है? 2 बार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र, है ना, सिस्टम, हाँ, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आ गई बात समझ में? ये चित्र एक बार उतार लेना और इसको अपनी भाषा में आराम से आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपकी एक चीज और है कि आप जैसे, अब एक चीज और है ना, अभी बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ सुन लो, चलो इसको उतार लो, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इसको फिर। हाँ, उतार लिया होगा आपने, है ना। अब आगे देखो, आगे आपके भी आपने पढ़ी धमनी, धमनी, और एक पढ़ी आपने सिरा। क्या पढ़ी? सिरा। अब इनके बारे में आपके कुछ इसमें बुक के अंदर है। देखो धमनी जो होती है ना दोस्त, वो नली होती, थोड़ी सी मोटी। कैसी होती है दोस्त? मोटी। इसमें कौन सा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त, है ना, शुद्ध रक्त। और अब देखो शुद्ध रक्त, यानी इसमें शुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पर हिमो, मतलब कौन सी गैस है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई रक्त के साथ में। रक्त के साथ में कौन सी गैस जुड़ी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बहुत ही जरूरी है कि जल्दी से पहुंचाया जाए, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। और अब इसमें क्योंकि अवरोध नहीं हो तो इसको बहुत स्पीड से पहुंचाया जाता है दोस्त, और इतनी स्पीड से पहुंचाया जाता है, अगर ये नली पतली होगी तो क्या हो जाएगी दोस्त? फट जाएगी। इसलिए धमनियों की जो नलियां होती है, इस नलियों की दीवार कैसी होती है दोस्त? मोटी होती है। कैसी होती है दोस्त? मोटी होती है। धमनियों की आप क्या लिखोगे? धमनियों की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, क्योंकि इस पर बहुत अधिक दाब होता है दोस्त। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत अधिक दाब होता है धमनी के ऊपर। और दूसरा, इसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट या कपाट, है ना, कोई कपाट या वाल्व, इंग्लिश में बोले तो वाल्व, इसके अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि इसको ब्लड को तो तेज गति से सीधा कहां पर पहुंचना है? अपनी हर प्रत्येक कोशिका में पहुंचना है। एक बात समझ में आएगी आपके लिए? दीवार कैसी होती है? इसकी मोटी होती है। और इसकी जो एक गुहा है बीच की नली, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि एक नली जिसकी मतलब इतनी इतनी मोटी चौड़ाई है ना, अब उसमें ब्लड भेजना है तो वो स्पीड से जाएगा, या दोस्त एक बारीक नली है ना, उसमें स्पीड से जाएगा। कभी कभी आपने अगर घरों के अंदर मकान वकान बन रहा हो और ऊपर तराई वराई की हो, तो आप नली को पकड़ते कैसे हो? आगे मुंह को आप क्या कर देते हो? सकरा कर देते हो। मुंह को सकरा करने से वो नली के अंदर जो पानी वो स्पीड से कहां? बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। यानी किसी भी चीज को स्पीड से अगर आगे तक पहुंचाना है तो वो अंदर से जो उसकी गुहा होगी, उसकी जो आकृति होगी, वो कैसी होगी? अंदर से सकड़ी होगी। यानी इसकी दीवारें तो मोटी होती है दोस्त। कैसी होती है इसकी दीवार? कैसी होगी? धमनी की दीवार कैसी होगी? मोटी। और कैसी होगी दोस्त? सकरी होगी। कैसी होगी?
सक्रिय होगी। आ गई बात समझ में। और इसमें किसी प्रकार का जो वाल्व होता है वो वाल्व नहीं होता है, वाल्व नहीं होता। और कैसा रक्त बहता है इसमें? शुद्ध रक्त बहता है। आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं सिरा की। इंग्लिश में इसको आर्टरी बोलते हैं, सिरा को बोलते हैं वेन। अब इस सिरा की जो यहाँ जो सिरा होगा, अब इसके अंदर तो कौन सा रक्त है साहब? अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त आपके शरीर के प्रत्येक अंगों तक, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। तो इसकी सिरा की जो दीवारें होंगी ना दोस्त, ये जो दीवारें होगी, दीवारें होगी वो कैसी होती है? इसकी दीवार कैसी होती है? पतली। कैसी होती है? दीवार पतली। और अंदर से कैसी होती है ये? हाँ, दीवार पतली। और अंदर से जो इसकी गुहा होती है वो कैसी होती है? चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्पीड से पूछे, धीरे पूछे, कोई दिक्कत नहीं। दीवार पतली और गुहा चौड़ी होती है। और दूसरा देखो, ये जो नली मान लो, इसको नली मान सकते हो, है ना। ऊपर मान लो हार्ट, नीचे से रक्त जा रहा है। अब क्या होगा कि ये रक्त जा रहा है, अगर बहुत सारी बार ये भी तो हो सकता है कि रक्त नीचे आ जाए वापस। तो नीचे नहीं आने के लिए इसमें क्या होता है दोस्त? इस प्रकार के वाल्व लगे होते हैं। इस प्रकार के इसमें क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं इस प्रकार के। अब इसके अंदर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, वाल्व। ताकि क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो है ना, जो ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे नहीं आए। और जो ऊपर से हृदय में नीचे आ रहा है ना, तो वापस वो ऊपर नहीं जाए, उल्टी क्रिया नहीं हो। इसलिए इसमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। यानी इसकी जो दिशा होती है ब्लड की, इसमें एक ही तरफ हो सकती है, तो वाल्व उपस्थित होते हैं दोस्त। बात समझ में आ गई। ये है आपकी धमनी और सिरा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? जो धमनियां जो होती है ना, थोड़ी गहराई में होती है, आपको दिखाई नहीं देती है ना। ये धमनियां कैसी होती है? थोड़ी गहराई में होती है। अगर आप इसको महसूस करोगे तो अंदर मोटी मोटी नलियां आपको दिखाई देगी, वो धमनी है। और ये जो आपको नीले हरे रंग की जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर, हाँ, स्किन के ऊपर जो दिखाई दे रही है, क्या? सिरा। यानी आप इसमें लिख सकते हो कि ये स्किन के जस्ट नीचे, यानी आपको दिखाई दे सकती है। और ये थोड़ी शरीर में धमनी कैसी होती है? गहराई में होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है कि जो धमनियां होती है, जैसे मान लो ये धमनी है ना, एक मोटी धमनी, मान लो ये हाथ में धमनी आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरी हथेली में मुझे क्या पहुंचाना? ब्लड पहुंचाना है। तो ये क्या होती है? धमनी आपस में बट, इधर क्या होती है? छोटी छोटी बाल नुमा संरचनाओं में बट जाती है दोस्त ऐसे, जो जिससे क्या होता है? ये केशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? केशिकाएं। केशिकाएं, है ना, धमनी की केशिकाएं। और सिराएं भी ऐसी होती है दोस्त। सिराएं भी क्या होती है कि छोटी छोटी जगह पे फैली रहती है और फिर बड़ी हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? सिराएं कहलाती है। यानी धमनियां और सिराएं असंख्य भागों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हो आप? केशिकाएं कहते हैं। क्योंकि आपके यहाँ तक रक्त पहुंचाना, मोटी मोटी नलियां थोड़ी होगी, छोटी छोटी नलियां, बारीक समान रचनाएं होगी, उन्हें कहते हैं अपन कैपिलरी, इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इनको केशिकाएं। आ गई बात समझ में। ये तो आपके पूरी की पूरी मैंने पढ़ा दिया, पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, धन्यवाद, जय सिया राम, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो, दूसरों को भी बताना, इसको शेयर भी करना, अपने पास ज्ञान मत रखना। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। देखो, अच्छा पढ़ा रहा हूं, आगे तक भी पहुंचाओ इसको। समझ में आ गई। ओके, जय सिया राम।